इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं और उन्हें हम कैसे समझाएं कि क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। कुणाल, आई फील लाइक वेदर इट इज़ इंडिया, अगर इंडिया के बारे में बात करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट लाइक मेरे को लगता है क्लाइमेट चेंज एज अ कॉन्सेप्ट, जब आप उसके बारे में बहुत बार और बार बार कॉन्स्टेंटली बात करते रहोगे तो उसका वैल्यू घट जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई फील लाइक आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर बात करनी है तो यू शुड स्टॉप यूजिंग द टर्मिनोलॉजी क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या नहीं भी है, वो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ समहाउ कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कंट्री में कैसे लॉज है, कैसे चल रहा है, और स्पेशली एनवायरमेंटल लॉज जो है वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, और उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ कर रहे हैं कि नहीं। अगर सिर्फ ऐसे देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का कोई ऐसा लेजिस्लेशन है कि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। वी डोंट हैव अ लेजिस्लेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। आई डोंट नो इफ़ वी नीड वन। मेरे को नहीं लगता है कि अभी कोई ज़रूरत है एज सच एक सेपरेट क्लाइमेट चेंज। वी हैव इनफ एंड मोर लेजिस्लेशंस इन दिस कंट्री, कुणाल, एंड वी नीड टू काइंड ऑफ रीथिंक हाउ मेनी मोर लेजिस्लेशंस वी वांट। हाँ, लेकिन लोगों को अगर समझना है तो उनको ये समझना होगा कि उनके लाइफ को कैसे मतलब चेंज कर रहा है क्लाइमेट चेंज। अगर छोटा सा भी इंक्रीमेंटल चेंज है, और लोग लाइक पीपल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट वेज। वन वे टू टॉक अबाउट इट इज़ ऑफ कोर्स कि अरे देखो मौसम बदल रहा है, दैट्स बेसिकली वेदर चेंजिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी साइंटिफिकली लोडेड टर्म। तो अगर उसको समझना है तो आप यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। हर इंसान को थोड़ा सा सेंसिटिव रहना होगा कि कुछ तो गलत है, समथिंग इज ऑफ। इफ़ वी कैन डू दैट, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर लोगों को बस ये समझा दिया जा सके एजुकेशन के थ्रू या कैसे भी कि क्लाइमेट चेंज रियल है, बार बार बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पीपल डू वियर्ड थिंग्स क्लाइमेट चेंज के नाम पे, है ना। जैसे हॉस्टल में मेरा एक फ्रेंड था, वो नहाया नहीं बहुत दिन तक। बोले भाई क्यों नहीं नहा रहा है? नहीं क्लाइमेट चेंज है। अलग अलग तरीके से लोग क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, बट उसको समझने का तरीका ये है कि यू आर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट अराउंड यू, व्हाट इज गोइंग ऑन। बट क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटलिज्म की कोई भी आइडिया कॉमन आदमी के दिमाग में आई थिंक ये चला गया है कि ये डेवलपमेंट के दुश्मन है। हाँ, उस पर आप थोड़ा क्लैरिटी दे सके तो। हाँ, सो बिफोर आई काइंड ऑफ go into the development versus environment debate, let's start with something closer to home. हम लोग अभी चेन्नई में हैं, तो चेन्नई में आज से कुछ साल पहले on वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ऑन द कॉन्वोकेशन ऑफ द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, जयराम रमेश एक स्पीच दे रहे थे, और ही वॉज द एनवायरनमेंट मिनिस्टर बैक देन। 2009 और 2011, 2009 और 2011 के बीच में वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। यू कैन वंडर वाई सच ए शॉर्ट स्टिंट एज एन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, क्योंकि है तो वो अमेजिंग, वो जो भी काम किए हैं वो आज भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई कि उनका ये था कि दो तरह के जानवर हैं, एक फॉक्स है और एक हेजहॉग है। अब हेजहॉग एक तरीके से सोचता है, फॉक्स एक तरीके से सोचता है। Hedgehog knows one big thing. What is that one big thing? It could be either conservation or it could be हमें ग्रोथ चाहिए, हमें जीडीपी चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए एट एनी कॉस्ट। और फॉक्स कैसे सोचता है? फॉक्स नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो थोड़ा कनिंग होता है ना। फॉक्स का एक एंथ्रोपोजेनिक एक आइडिया है कि हमें लगता है कि फॉक्स क्लेवर ही होगा। कैसे क्लेवर है? कि उसको बहुत कुछ पता है। व्हाट जयराम रमेश इज आर्ग्यूइंग इन दैट स्पीच इज दैट वी नीड मोर कनिंग फॉक्सेस एंड स्मूथ फॉक्सेस दैन हेजॉग्स, जो अड़ जाते हैं। बिल्कुल अड़ियल लोग नहीं होते हैं जो बिल्कुल मतलब हमें चाहिए तो चाहिए, हमें कंजर्वेशन चाहिए तो चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत लोग ऐसे हैं, उनको मतलब आदिवासी से कोई मतलब ही नहीं है।
उनको लोगों को उनका लाइवलीहुड कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किसी भी हाल में फॉरेस्ट को बचाना है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इंडिया, कुणाल, इज़ अ very special case as far as forests are concerned. I'll speak about forest a little later, but on the environment development debate also, you need to understand that unlike other countries, बाहर दूसरे जैसे ग्लोबल नॉर्थ में फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट के एकदम डीपेस्ट पार्ट्स में लोग रहते हैं, जिसको मतलब हो सकता है दे डोंट वांट डेवलपमेंट, राइट? या उन ये इट वुड बी लाइक डिडक्टिव होगा बोलना कि वी कांट अज्यूम, बट लेट्स आस्क देम व्हाट दे वांट और उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट का। तो देर आर सम आदिवासी ट्राइब्स जिसमें डेवलपमेंट शब्द का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है उनके लैंग्वेज में। तो दैट इज़ व्हाट लाइक आई फील that is how we should kind of imagine climate change in our daily lives. But I feel like development versus environment, जहाँ तक सवाल है, there are like other very important ways to understand this. I want to first talk a little bit about the framework within which I will be very critical about the current government policies and laws. Or even cynical maybe at some point, because I have been teaching this course for around almost a decade now. एंड आई फील लाइक बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है पढ़ते पढ़ते भी, पढ़ाते पढ़ाते भी। और मेरे को लगता है कि इसको समझने का एक लेंस होना ज़रूरी है। वो लेंस क्या है? तो एक डेविड हार्वे बोल के एक जियोग्राफर हैं, ग्लोबल नॉर्थ में ही, इंडिया से नहीं है। ही wrote an article, very interesting article called The Environment of Justice. He starts with a very provocative thing. What is this provocative thing? He says लॉरेंस समर के नाम से एक चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वर्ल्ड बैंक के, वो उनका एक इंटरनल मेमो, एक इंटरनल लेटर अपने कॉलीग को भेज रहे थे, वो लीक हो गया। और वो क्या बोलते हैं उसमें? ट्रैशी पीपल डिजर्व ट्रैश। अलग अलग 2-3 उसके इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स वो करते हैं कि देखो हमारे यहाँ यूएस में फॉर एग्जांपल ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन हो चुका है और पीपल आर वेल ऑफ, सो दे आर प्रेफरिंग एस्थेटिक्स ओवर एनीथिंग एल्स। उनको क्लीन एयर चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड अफ्रीका में कुछ नेशंस हैं जहाँ पे पोल्यूशन हुई ही नहीं है, तो हम लोग तो पीक कर चुके हैं, अब पोल्यूशन वहाँ होना चाहिए, उनको थोड़ा सा लेट देम कैच अप। So these kind of arguments were made. It of course created ripples and it was very unpopular. He was declared the enemy of the planet at one point in time जब ये रिलीज हुआ था। बट उससे फिर वहाँ से स्टार्ट करके डेविड हार्वे बोलते हैं 3-4 तरह के लेंसेज हैं, चश्मे हैं, जिससे आप एनवायरनमेंट क्लाइमेट को समझ सकते हैं। एक लेंस जो पहला है वो ये है कि स्टैंडर्ड व्यू अप्रोच। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो अभी हम लोग आज के डेट में इंडिया में देख रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ग्रोथ के और डेवलपमेंट के और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रास्ते में कुछ नहीं आना चाहिए। एनवायरनमेंट तो आना ही नहीं चाहिए, लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड देयर मोटो इज़ लाइक वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। डिज़ास्टर हो जाने दो, फिर देखेंगे। और इनफैक्ट वो ये बिलीव करते हैं कि डिज़ास्टर कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं होता है जो इर्रिवर्सिबल हो। अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं पैसा खर्चा करके। दैट इज स्टैंडर्ड व्यू, एक तरीका है। तो वी हैव पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स जो इस तरह से भी सोचते हैं। इंडिया में आजकल वैसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। दूसरा तरीका सोचने का है कि इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, कि हम लोग साइंस को काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं। जो साइंस बोलता है हम वो मान लेंगे। आईपीसीसी ने 1988 में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है तो रियल है, अगर वो कहता कि नहीं है तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये आइडिया है कि हम लोग एंथ्रोपोसीन एक इपोक में है, जैसे जियोग्राफर्स बोलते हैं, और इकोलॉजिकल इपोक वो बता रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे फेज में आ गए हैं कि हम लोग अपना फेट खुद लिखेंगे। ह्यूमंस, हम लोग मतलब ह्यूमंस। तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म हो गया उसके वजह से। हर चीज़ ह्यूमंस खुद ही कर रहे हैं और खुद अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि हम अपना फेट खुद लिख सकते हैं। प्लैनेट का अपना एक लाइफ साइकिल है। तो साइंटिस्ट अपना ओपिनियन बदलते रहते हैं। तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन में साइंटिस्ट स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिसी, है ना। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो ये है कि वाइज यूज़। लाइक आई विल गेट इनटू दिस होल आइडिया ऑफ डूम, कि हम लोग
थोड़ी देर में ही कि हम लोग बर्बादी की तरफ चल रहे हैं अभी, और कुछ टाइम में हम लोग इट इज़ इनएविटेबल दैट वी विल सी डूम, जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसमें देयर इज़ दिस स्कॉलर गैरेट हार्डिन, जिसने एक बहुत ही फिनोमिनल आर्टिकल लिखा जिसका नाम था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा फॉरेस्ट है, जो जो हम लोग शेयर करते हैं सबके साथ, तो वो बर्बाद होने वाला है। वो उस आर्गुमेंट पे आएंगे हम। तो ये वाइज यूज जो है, तो वो कहते हैं कि दो तरीके हैं इस डूम से बचने के लिए। एक तरीका है आप प्राइवेटाइज कर दो, दूसरा तरीका है गवर्नमेंट को रेगुलेट करने दो। प्राइवेटाइज करने वाला जो पॉइंट है वो उसको पकड़ लिया कुछ लोगों ने, पॉलिसी मेकर्स ने अमेरिका में। उन्होंने कहा कि अरे यार, सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइज कर दिया फॉरेस्ट को, इंडिया में भी प्राइवेटाइज करने का कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट को। कुछ लोग अपना जो है ज़मीन खरीद के उसको अपना फॉरेस्ट मान के उसमें जानवरों को भी लेके आ रहे हैं। तो ऑल्दो अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अलाउ करता है उसको, लेकिन उनका बेसिकली जो बहुत रिच लोग हैं, बहुत जिनके पास ये प्रिविलेज है कि वो फॉरेस्ट को भी खरीद ले, वो लोग कहने लगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो ग्रेजिंग लैंड हो चाहे फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, वो अगर प्राइवेटाइज कर दे तो वो बर्बादी हो जाएगा। अरे इसमें एक लॉजिकल फ्लॉ है। वो कह रहे हैं कि मेरा लैंड है, मेरा फॉरेस्ट है, हम इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा मेरे को, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को हम जैसे रिसीव किए थे उससे बेटर करके भेजेंगे। तो ये वाइज यूज़ हो गया। कुछ पॉलिसीज़ वैसे बने जिसके वजह से फॉरेस्ट प्राइवेटाइज होना पॉसिबल हो गया। और फाइनली डेविड हार्वी कहते हैं कि जो तरीका देखने का सही तरीका है, ये सारा हम लोग को अवेयरनेस रहना चाहिए, लेकिन जो सही तरीका है देखने का वो उसको कहते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस। जिसका मतलब है कि ये जैसे अभी आपने देखा होगा कुणाल कि जैसे कॉन्जर्वेशन को लेके बहुत कुछ लोग ऑब्सेस्ड रहते हैं, कुछ भी हो जाए बचाना है, तो वाइल्ड लाइफ को बचाना है, पेड़ को बचाना है वगैरह। तो मेरे को वो अप्रोच गलत लगता है, और डेविड हार्वी इस चीज़ से अग्री करते हैं। गलत इसलिए लगता है क्योंकि जैसे इंडिया का हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं, वी हैव अ ह्यूज फॉरेस्ट एरिया एंड पीपल आर लिविंग इन इट। तो यू कैन नॉट मेक पॉलिसीज, आप ऐसे लॉज नहीं बना सकते जो पीपल सेंट्रिक नहीं है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी मेरा वही सेम ओपिनियन है। आप क्लाइमेट पॉलिसीज नहीं बना सकते हो विद एट द कॉस्ट ऑफ पीपल। इट विल हैव टू हैव पीपल एट द सेंटर। तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। तो वो कहते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस। ही इज़ अ मार्क्सिस्ट स्कॉलर डेविड हार्वी। तो जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वैसे ही वो कहते हैं जितने भी ग्रास रूट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड टू यूनाइट। सब एक हो जाओ, क्योंकि फिर वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं वो, कि एक किसी कॉन्फ्रेंस में सब तरह के लोग आए हुए थे। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स जो थे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। तो क्लियरली डिवाइड दिख रहा था। ज़्यादा बड़ा रूम का जो, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस ऑल्सो नो, सो ज़्यादा बड़ा जो एरिया है वो इन्होंने जो बिग टेंट्स जिसको यूएस में कहते हैं, ग्रीन पीस हो गया, फ्रेंड्स ऑफ द, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, मतलब वो इंटरनेशनल एनजीओ जिसको कहते हैं। ग्रीन पीस को तो इंडिया से हमने भगा दिया, लेकिन ये सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है ज़्यादा स्पेस लिए हुए थे। और वो किसके बारे में बात कर रहे थे? जो ये पर्टिकुलेट मैटर होता है, पीएम होता है, और साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। वाइल द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग बात कर रहे थे कि हमारे लाइवलीहुड पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम सर्वाइव कैसे करें, क्लाइमेट चेंज है तो हम अडेप्ट कैसे करें, ना कि उसको मिटिगेट कैसे करें, कौन सा साइंस अप्लाई करें। उससे उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो एक क्लियर डिवाइड दिख रहा था उसके बीच में। तो वो कहते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस अप्रोच जो है वो सही अप्रोच है। ऐसा नहीं कि ग्रीन पीस एक्चुअल काम नहीं कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन ये लोग, उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, उनको एक होके करना पड़ेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जिसको हम लोग ये लेफ्ट लिबरल, कई दिस वर्ड इज थ्रोन अराउंड अ लॉट। तो कई बार क्या होता है कि उस अंदर लेफ्ट लिबरल्स आर वेरी क्रिटिकल ऑफ देमसेल्व्स। हम भी एक ओपिनियन रखते हैं, आप भी एक ओपिनियन रखते हैं, एक जगह कन्वर्ज करते हैं, लेकिन मेरे को आपकी गलतियां ढूंढने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ये प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं एक हो जाओ। ऑफ कोर्स देर आर many other ways of looking at it that I am not getting into. I feel that
we must do something about the state of affairs that we are seeing in India right now with regards to institutions, with regards to जैसे अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन बोलते हैं कि institutions बैकबोन है किसी कंट्री का। अब institutions क्या क्या है हमारे पास क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए? क्लाइमेट चेंज को लेके कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, होना भी चाहिए कि नहीं, हम उस पर जा भी नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए तो इंस्टीट्यूशंस है, वो अच्छा काम करेगी तो क्लाइमेट चेंज अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो नहीं होगा, इट इज़ व्हाट इज़ अंडरस्टूड एज द प्रॉब्लम ऑफ द सेंचुरी इन अ परफेक्ट मॉरल स्टॉर्म। इतने सारे इनवेरिएबल फैक्टर्स है कि एआई अगर सिंगुलैरिटी भी अचीव कर लेती है ना, तो फिर उसको भी नहीं समझ में आएगा क्लाइमेट चेंज कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हम ढूंढ भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो पहले अच्छे से समझे। इस पे एक सवाल है मेरे को। हाँ। मतलब जैसे आप अभी बोल रहे हो कि सबका एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके, हाँ, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क में ऐसे क्या चीज़ें हो सकती है जो एनवायरनमेंट का फ़ायदा करे? उसमें से एक तो है प्रो पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल, Right. कि जहाँ पे ट्राइबल है उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, राइट। उनका कंसेंसस लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी और क्या चीज़ें हैं पॉलिसी में? देखिए बहुत सारे, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सोलर पे बहुत काम कर रही है। हम सबको पता है कि बहुत खर्चा हो रहा है उसके ऊपर, बट उसके वजह से एग्रीकल्चरल लैंड भी डाइवर्ट हो रहा है, लोगों का लाइवलीहुड वहाँ भी जा रहा है। उसके वजह से फॉरेस्ट लैंड भी डाइवर्ट हो रहा है। और फॉरेस्ट लैंड को लेके कुणाल, एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा ना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब हम लोग कोई लॉ लाते हैं या कोई लैंड एक्वायर करते हैं लॉ को यूज़ करके, तो वो कई बार जो है ना वो उसमें उसके पीछे भी बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जैसे इसराइल में, आई ट्रैवल टू इसराइल कपल ऑफ ईयर्स अगो बिफोर दिस होल पैलेस्टीन थिंग हैपेंड, द वॉर स्टार्टेड, द जेनोसाइड स्टार्टेड। आई ऑब्जर्व दैट देयर आर ट्री प्लांटेशन बहुत किया उन लोगों ने। फिर हम किसी से पूछे कि इतने जो पेड़ लगाए, ये लगाए हुए पेड़ हैं कि नेचुरली हो किया? उन्होंने कहा डोंट इवन आस्क, ये लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए पेड़ लगाते हैं। इंडिया में भी ऐसा चीज़ हो सकता है ना, कि लॉज फैसिलिटेट करती है, लॉज को वेपनाइज किया जाता है ऐसा करने के लिए। तो सोलर में भी वही हो रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड है बहुत लोगों का, उसको भी छीन लिया जा रहा है उनसे। कोल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़, अब जैसे हमने कहा अभी कुछ टाइम पहले कि 2017 में हम लोग अपना नेट एमिशन पीक करेंगे। 2070 में 3070 में हमारा नेट एमिशन ज़ीरो हो जाएगा, विच मीन्स दैट जितना हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं उतना उसको कार्बन सिंक हो गया या कुछ भी मिटिगेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, उतना ऑफसेट कर देना। जैसे अभी भूटान का है। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हम लोगों ने साइन किया। वी वर रिक्वायर्ड टू से कि हम कब अपना नेट एमिशन पिक करेंगे। हमने कहा बहुत साल लिया, टाइम लिया समझने में कि हम विकसित कब हो जाएंगे, और फिर कहा कि 2070 में जाके हो जाएंगे। ऑल्दो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो कह रही है 2247 इज़ व्हेन वी विल बिकम विकसित भारत एंड 2070 इज़ व्हेन वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। तो 47 से लेकर 70 तक हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे अपने विकसित होने को। कोल में भी हम लोग यही कह रहे हैं, कोल हम लोग नहीं फेज आउट करेंगे। और बात तो सही है, आप ये देखो ना कि हम जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको पोषण चाहिए होता है ना, वैसे ही डेवलपिंग कंट्री को एनर्जी चाहिए होता है डेवलप होने के लिए। और हमें अगर कोई ग्लोबल नॉर्थ से बोले कि हम डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि क्लाइमेट चेंज, अभी पता चला हमें 1988 में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये तो गलत है। आप तो डेवलप हो लिए 200-300 सालों में, अब हमें आप बोलोगे कि आप नहीं हो सकते क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो गलत है। हमें वहाँ तक पहुँचने दो ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये बात सही है, लेकिन कोल को लेके अभी जैसे आप पॉलिसी आपने पूछा, तो 77% हमारा जो टोटल एनर्जी जनरेशन है वो कोल से होता है। एंड हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम उसको फेज आउट करेंगे इन द नियर फ्यूचर। कंट्री का जो कोल प्रोडक्शन है 893 मिलियन टन से हम लोग उसको 1 बिलियन टन पर ईयर करना चाहते हैं कुछ सालों में। कोल बहुत पोल्यूटिंग है, तो फिर हम कैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकते हैं जब हम कोल को अपने सीने से लगा के चलेंगे? आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं इस पे कि कोल बहुत पोल्यूटिंग क्यों है? कोल इज बेसिकली अ फॉसिल फ्यूल, एंड कोल का एनर्जी जो है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो उसको जला के प्रोड्यूस करते हैं।
कोल को जलाने से हीट प्रोड्यूस होता है, उससे मान लीजिए कि एक तरीका ये है कि आप उससे पानी को गर्म किए, वो गैसीय स्टेट में आया, टरबाइन को घुमाने लगा। लेकिन कोल तो जल रहा है ना, उससे एमिशंस तो आएंगे ही। अब उसमें जीएचजी गैसेज हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें बहुत सारे गैसेज हैं। और हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो, अगर आप एयर एक्ट उठा के देखेंगे जो 1970s में बना था या अर्ली 80s में बना था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात ही नहीं हुई है। हम लोग ये डिस्कवर बाद में कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, और उसको अमेंड करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। कोल लाइक इज बेसिकली अ फॉसिल फ्यूल, इट विल एमिट दोज जीएचजी गैसेस, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। और उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी जो मशीनरी लगेगी, और जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ से रास्ता बनाना, हाँ, फॉर इट टू बी ट्रांसपोर्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब माइनिंग का जो ये है ना, माइनिंग से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मेरे इनपुट्स हैं। देर आर सम रियली गुड स्टोरीज ऑल्सो एज फार एज द कोर्ट इज कंसर्न। कोर्ट इज सपोज टू बी द चैम्पियन ऑफ राइट्स फॉर द पीपल। कोर्ट्स 1970s 80s में एक्चुअली काउंटर मेजॉरिटेरियन था, और कोर्ट्स ने बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2019 में यही सेम कोर्ट जो काउंटर मेजॉरिटेरियन हुआ करता था, वो बोल रही है कि 2019 में बोल रही है कि सारे जितने भी लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट और जितने फॉरेस्ट लॉज हैं हमारे, उससे रिलेटेड जो लॉज है, जितने भी लोग हैं जो इलीगली वहाँ रह रहे हैं, उन सबको डिस्प्लेस कर दो, मिलियंस ऑफ आदिवासीज। द कोर्ट वाज सेइंग इट इज़ द सेम कोर्ट जो पहले बॉक्साइड माइनिंग क्योंकि आपने मेंशन किया, उड़ीसा में बॉक्साइड माइनिंग के से रिलेटेड वेदांता का जो केस था, उसमें कोर्ट ने कहा कि जब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लोगों का, अगर लोग वहाँ जो रहते हैं वो उनका ना शेयर्ड ओनरशिप है पूरे फॉरेस्ट का, उनसे पूछना पड़ेगा अगर आपको उनसे कुछ छीनना है तो। जब तक वो नहीं कहते हैं तब तक हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। तो कोर्ट कर सकती है लोगों के लिए कुछ काम, बट कई बार नहीं भी करती है, और फिर पूरा डिस्ट्रक्शन छा जाता है वहाँ पे। जहाँ पे भी अगर कोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर तो स्टेट के पास, देखिए कुणाल, लॉ में एक प्रिंसिपल है विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो ये यहाँ पे ये मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी स्टेट का है। हर प्रॉपर्टी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो सब स्टेट का है, हम नहीं ओन करते हैं कुछ भी। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन। अगर कल को ज़रूरत पड़ी स्टेट को अक्वायर करने का आपका लैंड, मान लीजिए इसके नीचे खजाना मिलता है, तो स्टेट को ज़रूरत है उस मतलब हेरिटेज को ये करना, या इसके नीचे माइंस मिलता है, तो एक ऑफ कोर्स देर इज़ ड्यू प्रोसेस, यू विल हैव टू, like the state will have to pay you something for that, and that has to be the market price, the fair price. But state अपना brute force लगा सकती है, और brute force लगता है तो लोग अप्रूट हो जाते हैं। आदिवासी कितने अप्रूट हुए हैं, उड़ीसा में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, माइनिंग की वजह से। एक तरीका ये है बोलने का, लोग बोलेंगे कि अरे एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रहा है। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? सो वेदर इट इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन, वेदर इट इज़ इंटरनल माइग्रेशन, किसको अपने घर से अप्रूट होकर कहीं और जाकर रहने का मन? एवरीबडी इज अटैच्ड टू देयर लैंड, नो, एवरीबडी इज अटैच्ड टू देयर कल्चर, देयर लैंड, दे डोंट वांट टू बी अप्रूटेड, दे डोंट लाइक इट। जैसे रिफ्यूजीज को लेके भी एक नैरेटिव है ना इंडिया में कि अरे वो अपने देश वापस क्यों नहीं चले जाते हैं? वो अपना देश छोड़े इसीलिए हैं क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रह सकते, दे आर बीइंग परसिक्यूटेड, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब मजबूरी में आके वो छोड़ते हैं ना। पर ये जो हमारे एनवायरमेंटल लॉज अगर हमने उसके आसपास सर्कमवेंट करने के लिए ही यूज़ किए हैं, तो उसका एक एवरेज आदमी पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एवरेज इंसान पे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर लॉज को आप सर्कमवेंट करते हैं। जैसे अगर आप ये एग्जांपल जो है, अगर आप फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर इज़ अ मिथ ऑफ अ अडेप्टेबल आदिवासी, वो भी एवरेज इंसान ही है, और जो दलित है वो भी एवरेज इंसान ही है, और जो बूढ़े हैं वो भी एवरेज इंसान है, जो औरत है वो भी एवरेज इंसान है। तो उन लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आप वेपनाइज कर देते हैं लॉ को, उनका पूरा लाइवलीहुड बदल जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल।
फॉरेस्ट राइट एक्ट आई मेंशन 2006 में एनेक्ट हुआ था, बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद, 100-200 साल का संघर्ष है वो। उत्तराखंड में लोग उस समय लड़ना स्टार्ट किए थे जब ब्रिटिशर्स थे। फॉरेस्ट को रिसोर्स की तरह मत देखो, ये हमारा घर है। आई थिंक 1919 और समथिंग उस टाइम के अराउंड एक फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। उस एक्ट को आप पढ़ेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो उनका मुद्दा सिर्फ एक ही था, हम जब तक यहाँ पे हैं सारा फॉरेस्ट का रिसोर्स माइन करके या उसका पेड़ काट के उससे फर्नीचर बना के इंग्लैंड में जाके मस्त कॉफ़ी टेबल बनाएंगे। तो उनका वो लॉ बाय द वे कुणाल अभी तक है। हम लोग अभी सारे लॉज का नाम बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जिन लॉज को हटा देना चाहिए उनको नहीं हटा रहे हैं, वो लॉ अभी तक है। उसके बाद 1980 में जाके एक और फॉरेस्ट का लॉ आया विच इज़ कॉल्ड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताना चाहेंगे कि ये एक्ट बहुत छोटा सा है, और इस एक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज अ टसल बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लैंड आता है, वाटर आता है। अब क्या हुआ कि स्टेट्स अपने हिसाब से फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे थे, वो बहुत सारा उसमें से रिसोर्सेज भी निकाल रहे थे, और सेंटर उस समय 1980 के आसपास जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, देखिए इंदिरा गांधी को हम हर बहुत सारी चीज़ों के लिए गलत बोल सकते हैं, इमरजेंसी किया उन्होंने, डिक्टेटरशिप ही हुए, लेकिन शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट। वो नहीं चाहती थी कि इंडिया का जो मैप है उसमें से फॉरेस्ट चला जाए। इनफैक्ट दिल्ली में अगर आप देखें, आज जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो है ही, लेकिन दिल्ली से सबको भाग के छोड़ के कहीं जाना पड़ता अगर इंदिरा गांधी ने पेड़ नहीं लगाए होते। तो शी एक्चुअली स्टॉप्ड द डेजर्टिफिकेशन दैट वाज हैपनिंग। तो इंडिया बेसिकली, दिल्ली बेसिकली राजस्थान से जुड़ जाता है, मतलब एक डेजर्ट बन जाता है अगर उस समय एफॉरेस्टेशन नहीं होता है। तो उन्होंने ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट निकाला टू सेटल दिस मैटर फॉर गुड, कि स्टेट्स अगर कुछ करना चाह रही है तो हमारे थ्रू होकर आपको जाना पड़ेगा कुछ मैटर्स में, सेंटर के थ्रू। तो ये बेसिकली कुणाल है तो सेंट्रलाइजेशन, बट सेंट्रलाइजेशन, और उस समय वो एक बिनाइन, एक अच्छे मोटिव के साथ था। बट सेंट्रलाइजेशन के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि आज आप अच्छा सोच रहे हो सेंट्रलाइज करके, कल उसी कुर्सी पे कोई और बैठेगा और उसको मिसयूज करेगा, तब आप क्या करोगे? क्योंकि अब तो पावर सेंट्रलाइज्ड है, लोगों के हाथ में तो है नहीं। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोला कि सेंटर के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन अब सेंटर के थ्रू जाते जाते अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस के वजह से या सो कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में अगर हम फॉरेस्ट लॉज को और इन सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को डाइल्यूट ही कर दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रह गया सेंट्रलाइजेशन का? ऑल्दो मेरा ओपिनियन एयर पोल्यूशन को लेके यही है कि अब तो सेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ना, ये एयर जो है वो कोई बाउंड्री नहीं देखता है ना। आप हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, हर जगह पोल्यूशन हो रहा है। अब कैसे बताओगे कि पंजाब के वजह से हो रहा है कि हरियाणा की वजह से हो रहा है? इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो सेंट्रलाइज करके ही हो सकता है। वो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली बोलेगी पंजाब कर रही है, पंजाब बोलेगी राजस्थान कर रही है, राजस्थान बोलेगा कि हरियाणा कर रही है, फिर क्या करोगे? दैट्स द प्रॉब्लम। बट वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से 1980 में वो लॉ आया, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट फाइनली आया, जो कितने सालों से आदिवासी इंडिया के जो हैं वो कह रहे थे कि हमें हमारे लैंड के लिए राइट्स चाहिए। वो आया तो, लेकिन उसको पूरा डाइल्यूट कर दिया हम लोगों ने। वो लॉ ऐसा है ना, उसको आप ऐसे समझिए केक है, उसको दूसरे जो लॉज हैं, फॉरेस्ट लॉज भी और बहुत सारे और लॉज है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, छोटा छोटा बाइट ले रहे हैं उसका। ऐसा नहीं कि बड़ा सा कोई बाइट, बड़ा बाइट जब लेने का कोशिश करते हैं ना कुणाल, सरकार जब कोशिश करती है, तब पीपल इन इंडिया यूनाइट, वो एक हो जाते हैं, वो लड़ते हैं, और लड़ के अपना राइट्स दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वी शुड नॉट बी पेट्रनाइजिंग देम कि अरे बेचारे गरीब आदिवासी, ऐसा नहीं है। उनको जब ज़रूरत पड़ा है, उन्होंने एक्चुअली फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ा है, और लड़ के उसको प्रोटेक्ट भी किया है। लेकिन जब छोटा छोटा बाइट लेने लगते हैं तो इट गोज़ अंडर द रेडार, इट गोज़ अंडर द कारपेट, पता ही नहीं चला कब हुआ। वो अभी हो रहा है ना। तो वेपनाइज कर दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट को, धीरे धीरे छोटा छोटा करके उसको डाइल्यूट कर दिया थ्रू अनदर एक्ट विच इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 2023 में देयर वाज अ न्यू लॉ दैट अमेंडमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एंड उसमें क्या बोला, देश के हित में जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, उसके लिए EIA का ज़रूरत नहीं है, और ना EIA का ज़रूरत, EIA क्या है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देश के हित में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो नहीं है? एग्जैक्टली, हर प्रोजेक्ट तो देश हित में ही है। देश हित में ही है, तो माइनिंग भी देश हित में ही है ना। बहुत ही क्रूशियल
कुछ चीज़ें हैं माइन करके निकालते हैं हम लोग, और वो सारी चीज़ें से डेवलपमेंट होगा तो वो तो देश हित में ही है। आदिवासी जो हैं उनका नुकसान हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप देखें, जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए, आदिवासी को क्रिमिनलाइज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि अरे तुमने ये प्रोटेक्टेड एनिमल है, एक पर्टिकुलर लिस्ट में है, बहुत ही एंडेंजर्ड है, तुमने उसका हंटिंग कैसे कर दिया? अरे उनका सब्सिस्टेंस है उससे। ये ट्रेडिशनली वो करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम तब होता है कुणाल जब पोचर्स उसको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के तादाद में पोचिंग करना स्टार्ट करते हैं। लाइक वीरप्पन। हाँ, जब वो बिजनेस बन जाता है तब प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहा है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट उसका नहीं है, और उसके वजह से उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यूज़ करके उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल के पीछे आपने डाल दिया, तो कितना फेयर है? लोगों को फ़र्क तो पड़ रहा है। सोलर प्रोजेक्ट की वजह से, कोल के वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एफॉरेस्टेशन की वजह से अगर आप देखो ना, अच्छा लगता है, आइडिया तो बड़ा अच्छा है एफॉरेस्टेशन का, पेड़ लगा रहे हैं, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। बट एफॉरेस्टेशन एट व्हाट कॉस्ट? क्या हो रहा है? देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपा, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए खरीद रहे हैं, उसमें अपना इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। ऑल दे नीड टू डू इज, एक पेड़ काटा तो 2 पेड़ लगाना होगा कहीं और। अब कहाँ लगाओगे? इंडिया तो एक लिमिटेड लैंड मास है ना, तो जो लोग रह रहे हैं, जो गांव हैं, उन लोगों को वहाँ से हटा के उसको फेंसिंग करके वहाँ पे ये लोग जो है पेड़ लगा रहे हैं। और वो पेड़ कौन सा लगा रहे हैं? वो ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जिसका कोई काम ही नहीं है। यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, वाटर टेबल को और नीचे ले जाता है। मोनोकल्चर्स कर रहे हैं, वो एक ही तरह का पेड़ लगा रहे हैं। तो एक ही तरह का इंसेक्ट खत्म कर देगा ना उसको। हाँ, दैट्स सो ट्रू। प्रोजेक्ट टाइगर को ही आप ले लीजिए, कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है ये। टाइगर के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा पीआर हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, टाइगर्स का नंबर बढ़ गया। लेकिन जब ह्यूमन कॉस्ट पे आते हैं ना उस प्रोजेक्ट का, तो फिर डगमगा जाता है पूरा शिप। उसके वजह से फोर्स्ड रिलोकेशन हो रहा है कोर और बफर जोन्स में, जिसमें ना उनका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है कि अरे टाइगर है, उनको बचाना है तो आप यहाँ से निकल जाओ। अरे उनको डर नहीं लगता, हमें और आपको डर लगता होगा कि यहाँ अगर मान लीजिए टाइगर आ जाता है। दे नो हाउ टू डील विद इट। उनको मालूम है, वो हज़ारों साल से वहाँ पे टाइगर्स के साथ रह रहे हैं, और उनका जान भी जाता है तो उसको कंप्लेंट, दे विल नॉट बी क्रिबिंग अबाउट इट। नेचर है, वो नेचर में ही है, जो वो गाना है ना, वो इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर, ये बहुत अच्छे से कैप्चर करता है अभी जो हो रहा है इंडिया में। ये कॉन्जर्वेशनिस्ट नेचर के रक्षक अपने आप को समझते हैं। हम क्या इंसान नेचर नहीं है? आदिवासी नेचर नहीं है क्या? तो उनको वहाँ से निकाल दे रहे हैं। बीआरटी रिजर्व में सोलीगाज को निकाल दिया, वो तो मस्त रह रहे थे टाइगर्स के साथ, उनको अपने ही लैंड से निकाल दिया उन लोगों ने। मधुमलाई में भी हुआ है, कान्हा नेशनल पार्क में ये सब हो रहा है, हर जगह हो रहा है गुणाल। इट्स नॉट लाइक अ वन ऑफ इंसिडेंट, इट्स अ ट्रेंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो तो हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, पर ये जो कोर्ट्स है हमारे देश के, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं फॉर अस टू बी मोर सस्टेनेबल एज अ नेशन? Kunal, as I was saying, the courts in India have gone through many phases. एक टाइम पे कोर्ट्स एक्टिविस्ट हुआ करती थी 70s 80s में, जब जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस भगवती जैसे लोग जजेस थे, तो वो जहाँ पे भी लॉ नहीं है वहाँ पे भी कोर्ट्स लॉ बना रही थी, और जहाँ इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे भी वो दे वर पिचिंग इन। और वो ये भी इंश्योर किए, उसी टाइम का इनोवेशन था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकस स्टैंडर्ड होना ज़रूरी नहीं है। लोकस स्टैंडर्ड एज इन, अगर आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है तो, और लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में केयर करते हो, तो भी आप कोर्ट में जाके कोर्ट से रेमेडी मांग सकते हो। तो वी ऑफन थिंक ऑफ कोर्ट्स एज द लास्ट बेस्टियन, मतलब अगर कुछ नहीं काम कर रहा है तो कोर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा इंसान या कोई इंसान गरीब है या जो पावरलेस फील कर रहा है, वो भी, उसको भी जस्टिस मिलेगा, ऐसा हम लोग कोर्ट के बारे में सोचते हैं। बट कोर्ट्स कई बार क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड द शिफ्टिंग स्केल्स ऑफ जस्टिस दैट एवरीबडी मस्ट रीड। 1990 से लेके कोर्ट उसी तरह से ढलने लगा जैसे कंट्री जिस तरफ जा रही थी, विच इज़ टूवर्ड्स more liberalization and towards more industrialization and stuff like that. तो courts अब, as far as environment is concerned, I don't think
वी कैन से दैट दे आर द चैम्पियंस ऑफ राइट्स, क्योंकि कोर्ट्स कई बार रेटोरिकल बहुत बड़ी बातें बोल सकते हैं, बट एक्चुअल जब रेमेडी देने वाला बात होता है ना, तब वो बैकसीज मार देता है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम बाय जस्ट लुकिंग एट दिस मोस्ट रिसेंट जजमेंट. रंजीत सिंह का एक अभी केस हुआ. कुछ फार्मर्स ने कहा कि देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा स्टेट का, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है और कुछ 100 बच गए हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर हम लोग उसको नहीं बचाते हैं तो. और वो उनका डेथ सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो रहा था ट्रांसमिशन लाइन से, और वो ट्रांसमिशन लाइंस जो है रिन्यूएबल एनर्जी को कैरी कर रहे थे. तो अब ये बहुत ही एक catch-22 सिचुएशन हो गया, जहाँ हम रिन्यूएबल वर्सेस कंजर्वेशन देख रहे हैं. मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन जो कर सकते हैं के लिए, और एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है कंजर्वेशन, जो कि ये बर्ड्स का पॉपुलेशन कितना जल्दी घटा है? आई डोंट हैव द नंबर्स विथ मी राइट नाउ, बट रिसेंट पास में बहुत तेज़ी से घटा है, और कुछ 500-600 मेरे ख्याल से. आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक बहुत कम बचे हुए हैं. फार्मर्स जाके बोले कि हमें रेमेडी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज तो रियल है, एंड यू नाउ हैव अंडर आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, you now have, court read this into the judgment, a right against the adverse effect of climate change. सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रेमेडी कोर्ट ने जो फार्मर्स ने जो मांगा था वो दिया ही नहीं. उन्होंने कहा कि नहीं, उनका डिमांड था ट्रांसमिशन लाइन जो ऊपर से जा रहा है उसको अंडरग्राउंड कर दो आप. उन्होंने कहा नहीं, नीचे से जाएगा, आप ही लोग, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, आप खुदाई करोगे, शॉक लग जाएगा, फिर समझ रहे हो. सो दैट्स द प्रॉब्लम. कोर्ट्स आज के डेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है. क्या जाता है किसी कोर्ट का ये बोलने में कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आपका एक राइट है. क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन जब आप करने जाओगे, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 2015 में उस टाइम के अराउंड नीदरलैंड में, यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह में क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन होना स्टार्ट हो गया. लोग, सिटीजन्स वेंट टू द कोर्ट एंड सेड कि गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था क्लाइमेट एक्शन करने का, नहीं किया, अब बताओ क्या करें. कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि हाँ बिल्कुल गलत है, कुछ तो इसका रेमेडी होना चाहिए, कॉम्पनसेशन दो, उस प्रॉमिस को फुलफिल करो. वही उस डिस्कोर्स के दौरान एनजीटी में भी कुछ ऐसे केसेस आना स्टार्ट हुए. तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड नाउ ऑल्सो क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, sprung to action and said कोई भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लिटिगेशन जो है वो एनजीटी हियर नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 3, जो उसका जुरिसडिक्शन डिफाइन करता है. हमारे पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा. अब अगर ऐसे सिनेरियो में आप बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज का एक राइट है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हम और आप जैसे लोग अगर कहीं कुछ गलत देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग तो चले जाएंगे. आम आदमी, आम इंसान कैसे जाएगा? और वो जाके करेगा भी क्या? जब गया तब तो आपने उसको रेमेडी दिया नहीं. आई मीन, दिस राइट against the adverse effect of climate change looks great on paper, but we really don't know how it will be effectuated. हमारे पास पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ड्रॉट का प्रॉब्लम है, फ्लड्स का प्रॉब्लम है. एक्चुअली हमें ये राइट का ज़रूरत था. हम ये नहीं कह रहे कुणाल कि ये राइट जो है ये कोर्ट ने कुछ गलत किया है, बहुत अच्छा बात है जो किया है. उसको हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा, आम जनता इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती है, इसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे. और उसके बहुत सारे तरीके हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जुडिशरी का रिकॉर्ड देखोगे, 2019 में जब ये एविक्शन वाला पूरा चीज़ हुआ कि आदिवासी को यहाँ से निकाल दो, उन्हीं के घर से निकाल दो, सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे. और डेविड हार्वी, जो हम आपको बता रहे थे ना, कि डेविड हार्वी कहता है कि ऑल द एनवायरमेंटलिस्ट, ग्रासरूट एनवायरमेंटलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट. हमारे यहाँ ऑलरेडी यूनाइटेड है. हमारे यहाँ इतना बढ़िया ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है ना, एक्टिविस्ट्स का और एनवायरमेंटलिस्ट्स का, कि वो कुछ भी गलत होता है ना, दे ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डू इट, एंड दे डिड इट, विच इज़ अ होपफुल स्टोरी. एक और चीज़ हम आपको आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जहाँ तक कि कोर्ट्स का सवाल है कुणाल, कोर्ट्स कई बार क्या करती है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा एक, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, विच इज़ लाइक एन ऑक्सीमोरन इफ यू आस्क. आप डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अ जीरो सम गेम. ऑफ कोर्स यू कैन से EV,
ईवी में भी आपको पता है कि उसमें भी माइनिंग हो रही है, उससे जो जो चिप्स यूज़ हो रहे हैं वो भी, उससे भी फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही सेम प्रॉब्लम्स है। फिर उतना सारा जो वेस्ट है उसको कहाँ डंप करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो लेकिन इट इज़ ऑफ कोर्स मच बेटर देन डीजल कार्स। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट जब ये सब कोर्ट में जाता है ना, जैसे कोर्ट में कोई भी अगर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाला ऐसा एडवर्सेरियल एक कोई मैटर जाता है, तो कोर्ट्स अक्सर क्या करती है कि जो एनवायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल्स है उसी को यूज़ करके डेवलपमेंट के फेवर में जजमेंट लिख देती है। बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत ये ट्विक कर लो, थोड़ा बहुत इधर विगल लूम बना लो, ये ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, लेकिन आगे बढ़ जाओ इस प्रोजेक्ट के साथ। कि क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपन। जहाँ तक एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और EIA का सवाल है, वो तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। 2020 में एक ड्राफ्ट आया था नोटिफिकेशन। एक तो वो नोटिफिकेशन है, वो रूल तक नहीं है। देयर इज़ अ अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उसके अंडर आप रूल्स बना सकते हो, और रूल्स बनाना एज यू नो उतना मुश्किल नहीं है। पार्लियामेंट में वो सारा प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता है जिसको बनाने के लिए, एक लेजिस्लेशन बनाने के लिए जाना पड़ता है। रूल्स बेसिकली एग्जीक्यूटिव चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से बनाते रहती है, वो तक नहीं है। इट इज़ अ नोटिफिकेशन। तो 2020 में आया, लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है, ये बेसिकली एनवायरमेंटल नॉर्म्स को पूरा डाइल्यूट कर देगा, तो वो उसको उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे जो फार्मर्स लॉज थे, वो जो काले कानून थे, उसको विड्रॉ करना पड़ा था। EIA में अब ये कर रहे हैं कि पोस्ट फैक्टो कोर्ट ही कर रहा है। हम कहाँ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरे हैं इन सब चीज़ों के लिए, कोर्ट ही कर रहा है। कोर्ट क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है आपने तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 500 करोड़ का कर दिया, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑलरेडी, आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, आपने EIA प्रोसेस से आप नहीं गए, आप ग्राम सभा से नहीं पूछे कि उनको क्या चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ये थोड़े मोड़े चेंजेस ले आओ इसमें, और पोस्ट फैक्टो जब आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हो, आप क्लियरेंस ले लो आपसे। ये कोर्ट इसको नॉर्मलाइज कर रही है, जबकि लॉ कहता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। और हमारा सिर्फ जैसे क्लाइमेट, जैसे हमने कहा ना कि इट कैन नॉट बी कि पंजाब पोल्यूट कर रहा है या हरियाणा पोल्यूट कर रहा है या दिल्ली पोल्यूट कर रहा है। वैसे तो हमारा एशिया की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं, या वहाँ क्या हो रहा है? देखिए कुणाल, हमारे पास ना जो एवेन्यूज़ थे एशिया अलायंसेस का, वो सब हम लोगों ने, मतलब हमारे हाथ से निकल चुका है वो। जैसे ब्रिक्स था, और बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ मिल के एक ये बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं। नथिंग इज़ वर्किंग एनी मोर बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अभी हमारा नेबर चाइना है। चाइना ऑलरेडी, यू कुड से कि ऑल्दो वो कह रहे हैं क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कह रहे हैं 2050 में हम डेवलप्ड हो जाएंगे, इन द सेंस कि हम लोग का नेट एमिशन जो है हम लोग बराबर कर देंगे। बट हमें पता है कि सॉफ्ट पावर तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अमेरिका का घट गया है। आई ऑल्सो टीच इंटरनेशनल लॉ, सो आई हैव टू काइंड ऑफ बी इन टच विद द जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़। और अमेरिका का जो घटा है अभी दिख रहा है, वो हो बहुत सालों से रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रम्प आया और उनका जो है इन्फ्लुएंस घट गया, बहुत सालों से हो रहा है। और एट द सेम टाइम जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन का जो किताब है ना, वो जिसमें वो कहता है कि ये फेज़ इधर उधर चलते रहता है, कभी इधर बढ़ेगा, ईस्ट बढ़ेगा, कभी वेस्ट बढ़ेगा, वो उसके हम लोग अब वी आर इन द मिडल ऑफ इट, विच इज़ वाई लाइक वन ऑफ द रीजंस वाई आई बिलीव दैट देर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड टुडे इज़ बिकॉज we are transitioning from like western dominance to eastern dominance. China हमारा neighbor है, if it is the by virtue of the fact that leaving behind, हम लोग ये भी ऐसे भी नहीं देखते हैं कि चाइना में अथॉरिटेरियनिज्म है या डेमोक्रेसी है कि नहीं है। सबसे पावरफुल जो स्टेट पूरे दुनिया का है, वो अगर हमारा नेबर है और हम लोग उसके आसपास भी नहीं है, हमारा मिलिट्री उसके आसपास भी नहीं है, तो वो तो थ्रेट ही है ना। तो फिर हम क्या कोऑपरेट कर सकते हैं इसके बारे में? तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो हर चीज़ को बिजनेस की तरह देखते हैं। तो उन्होंने जैसे सोलर पावर जो है उसको, उसमें बहुत पोटेंशियल देखा, तो सोलर अलायंस बनाया फ्रांस में जाके, और सक्सेसफुल भी है, बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और भी बहुत सारे चीज़ों में हम लोग एक्चुअली ओवर अचीव कर रहे हैं। देयर इज समथिंग कुणाल कॉल्ड एज INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन,
और उसमें क्या होता है ना कि आप खुद तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस अगर आप देखोगे तो शुरू हुआ था with a lot of promise in 1990 with the United Nations Framework Convention on Climate Change being passed. Over time we realized that इसीलिए हम climate change एक पॉइंट पे पढ़ाना बंद कर दिए. I got disillusioned. मतलब हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, सेम चीज़ें बात करते हैं, फिर घर जाके सो जाते हैं. फिर ऐसे चीज़ को पढ़ा प्रीच करने का क्या मतलब है जिसको हम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते. देन आई मूव टू एनिमल्स एंड अदर थिंग्स. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट UNFCCC में बहुत स्ट्रॉन्ग एक हम लोगों का हेड स्टार्ट था पूरे वर्ल्ड का एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी. वी वर शॉक्ड बाय द IPCC रिपोर्ट. ओवर टाइम वो डाइल्यूट होते गया. फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया. यू वुड बी दिस इज लाइक एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम लोग कहते हैं ना ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री. ये ऑफिशियली फॉर्मली वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स व्हेन दिस वाज एक्चुअली पुट इन अ ट्रीटी वाज इन द क्योटो प्रोटोकॉल. तो बोला कि Annex 1 कंट्री होंगे, Annex 2 कंट्री होंगे, Annex 3 कंट्री होंगे. अगर आपको ये देखना है कि कौन सा कंट्री एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री है, आप बस Annex 3 उठा के देख लो, वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं. जिसका मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हिस्टोरिकली वो रिस्पॉन्सिबल थे भी नहीं. आज वो बहुत, इंडिया इज द थर्ड मेजर एमिटर राइट नाउ, थर्ड और फिफ्थ समथिंग लाइक दैट, मेजर एमिटर है. लेकिन हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लीगली नहीं हो सकते क्योंकि यूएस आई थिंक 27% पूरा जो GHG एमिशन आज तक हुआ है उसके लिए यूएस रिस्पॉन्सिबल है. 16-17% यूरोप रिस्पॉन्सिबल है. ऊपर से एक और फैक्टर ये आ जाता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और नेगोशिएशन से रिलेटेड कि हम पर कैपिटा अगर आप एमिशन देखोगे ना कुणाल, बहुत कम है ना पॉपुलेशन के साथ. इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो मीन्स भी नहीं है ना पॉपुलेशन के पास इतना, कुछ भी नहीं है. तो आप इसी विच इज़ वाई आई वाज सेइंग लिटिल वाइल अगो कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप डेवलप नहीं कर सकते. तब तो गरीबी ही नहीं हट पाएगी अगर डेवलप नहीं कर सकते. तो बिजली ही नहीं आएगा, पानी ही नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा. विच इज़ वाई इंडिया सेड कि इंडिया इन 1990 लेड द UNFCCC negotiations along with China and came up with a legal principle called common but differentiated responsibility. कि हमारा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है, मतलब अलग भी है. इन द सेंस कि Annex 3 कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो लीगली बाउंड नहीं है कोई पैसा देने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड या मिटिगेशन से रिलेटेड. बट जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको पैसा देते रहना होगा. अब कुछ $billion उनको हर साल देना था. दे हैव इनवेरिएबली फेल्ड. US हैज़ फेल्ड. US में तो आपको पता ही है, ट्रम्प बीच बीच में निकल भी जाता है. पहला टर्म में वो निकल गया पेरिस एग्रीमेंट से, फिर जुड़ा जब बाइडेन आया, फिर अभी निकलने का बात कर रहा है. और उसके निकलने की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है. पेरिस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है जो कहता है कि अगर जो आई थिंक 30 या 40% क्यूमुलेटिव एमिशंस हैं वो अगर नहीं कवर हो रहा है तो पेरिस एग्रीमेंट मतलब इन फोर्स ही नहीं रहेगा. US के निकलने का मतलब है कि द अग्रीमेंट इटसेल्फ इज इन थ्रेट. वो अग्रीमेंट ही नहीं रहेगा क्योंकि वो मेजर एमिटर है. वी वर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस what I call as climate nationalism. कि हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, हम अपने गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ले आया कि हमें रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, पहले हमें डेवलप हो जाने दो. बट उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कुणाल. देन वी एक्चुअली स्टार्टेड डेवलपिंग. हम आज डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे. बट एट द सेम टाइम देर आर नेशंस विच आर लेफ्ट बिहाइंड, राइट. देर इज़ किरुबाटी, देर इज़ टुवालू, देर इज़ मालदीव्स जो हमारा नेबर है. वो उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कभी कभी समुंदर के नीचे जाके मीटिंग करता है सिंबॉलिकली कि कल को हमारा ये स्टेट ही नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा, तो फिर हमें लैंड कौन देगा. इसलिए कुछ करो इज देयर कॉल फॉर एक्शन. दे आर अर्जिंग एवरीबडी. सो दे वर अर्जिंग द डेवलप्ड नेशंस फर्स्ट. और अब मजबूरी ये हो गई है कि हम लोग एज इंडिया, चाइना, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इतना पोल्यूट कर रहे हैं कि अब वी आर एट द रिसीव. लाइक हम उनसे मतलब हम उनसे सुन रहे हैं कि आप लोग यू आर नॉट डूइंग इनफ. विच इज़ वाई जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं बहुत ही मुश्किल होता है ये नेगोशिएशन. सबको टेबल पे लाना, सबको अग्री करवाना. इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड अग्रीमेंट जो है उसका लैंग्वेज बहुत ही डाइल्यूटेड रहता है.
स्ट्रांग नहीं रह सकता है, क्योंकि इसी टेबल पे अगर सब लोग आके बैठे और सबको सबका डेवलपिंग कंट्री भी है, डेवलप्ड कंट्री भी है, स्मॉल आइलैंड नेशन भी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी है, सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली लीगल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एम्बिगुअस रहेगा। और अभी क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आप हमें लीड करते थे पहले, आप CBDR जैसे प्रिंसिपल्स हमारे लिए लाए जिसका हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्लोबल नॉर्थ आज भी धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करते जा रहा है, लेकिन अब आप हमारे साइड पे नहीं हो, तो उन्होंने अपना ब्लॉक बना लिया है। जो छोटे आइलैंड नेशंस है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो कह रहे हैं हम खुद कर लेंगे, आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। So this is where we are right now. Of course, I can also speak about certain ways of looking at climate change negotiations also. So, like, there are two scholars that are who have written extensively about, and I read about like their work a lot, which are like climate change से related. नवरोज दुबाश बहुत अच्छा लिखते हैं, और प्रफुल्ल बिदवाई, I think he is no more at this point. He was a very well known journalist. उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। तो उन लोगों का काम अगर आप पढ़ोगे तो you will realize that like there are some ways of looking at it. So there is, for example, something called as, like, one way of looking at it is growth first Stonewallers, which means that हम कुछ भी हो जाए हम ग्रोथ तो करेंगे, और पॉलिसी जब बनती है तो भी वी काइंड ऑफ इंश्योर कि उसी तरह से पॉलिसीज बने कि ग्रोथ होते रहना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस तरह के भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका मोटो है कि ये हमारा टर्न है, हम अब डेवलप करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है प्रोग्रेसिव रियलिस्ट्स। तो ये कौन से लोग हैं? ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज विल लाइकली इम्पैक्ट द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन द कंट्री, जो सबसे कमज़ोर हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में हमारे और आपके प्लेजर के लिए टूरिज़्म बहुत हो रहा है, उत्तराखंड में टूरिज़्म बहुत हो रहा है, लैंडस्लाइड भी बढ़ रहा है उसकी वजह से। वो मतलब वो ग्रोथ फर्स्ट स्टोनवॉलर्स है, मतलब वो बेसिकली, देखिए टूरिज़्म हमारे और आपके लेजर के लिए है, लेकिन वो है तो एक इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का क्या है, मतलब उनका क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट निकालना है निचोड़ के किसी भी तरह से। अब वो कैसे निकलेगा वो हमें नहीं पता, बट हमें प्रॉफिट चाहिए। तो फिर उसी तरह से और ये सारे बहुत प्रिकेरियस, बहुत ही वल्नरेबल एरियाज है। हिमालय जो है ना, हिमालय के बारे में जितना कम बोला जाए उतना, मतलब जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है, क्योंकि हिमालय बहुत इको सेंसिटिव जोन है, और पूरे वर्ल्ड को उस पर प्राइड होना चाहिए कि हमारे पास क्या है वहाँ पे। एक्चुअली अगर नेशनलिज्म करना है तो उसके लिए करना चाहिए कि क्या क्या है हमारे पास। इतना बायोडाइवर्सिटी है, इतना। लद्दाख हमें लगता है कि वो डेजर्ट है, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इज़ इन लद्दाख, जबकि वहाँ एक भी पेड़ आपको नहीं मिलेगा। तो ये ग्रोथ फर्स्ट स्टोनवॉलर्स उसको मतलब उस तरह से देखते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें डेवलपमेंट चाहिए। दूसरे जो हैं वो प्रोग्रेसिव रियलिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि वल्नरेबल तो है इंडिया, 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, और उसके अंदर और वल्नरेबल लोग हैं, तो उसके वजह से हमें क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ एक्शन इमीडिएटली करना चाहिए। एंड देयर मोटो इज़ दैट इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड। गलत है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ग्लोबल नॉर्थ ने किया, और हमें उसका वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। सो इट्स अनफेयर। And then the third kind of people you will see who are making policies and negotiating agreements are progressive internationalists. वो क्या करते हैं? वो बिलीव करते हैं कि इंडिया कैन एंड शुड मेक अ डिफरेंस टू ग्लोबल नेगोशिएशन। इनफैक्ट दे शुड लीड इट। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अलायंस विद अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम। जितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ट्रीटीज और एक्शन करेंगे, उतना हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। तो ये पूरा रेंज है हमारे पास, जो जिससे हम समझ सकते हैं, और इसमें सिलेक्टिवली हम चूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या कन्वीनियंस। तो अभी जैसे अगर ग्रोथ सबसे बड़ा प्रायोरिटी है और डेवलपमेंट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, तो यू विल सी कि MOEFCC में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता भी नहीं है कुछ, जिनको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पता भी नहीं है कुछ। वो बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं। उनको टेक्निकल, जैसे CPCB SPCB का हम कह रहे थे ना, इफ़ यू सी
CPCB और SPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो पूरा IAS से भरा हुआ है वो। जब उनका बोर्ड जो है उसमें टेक्निकल नंबर्स भी होने चाहिए, है ही नहीं। इनफैक्ट 75% जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें 75% सीट्स तो वेकेंट पड़ी हुई हैं। 50% से ज़्यादा सीट्स वेकेंट हर स्टेट में पड़ी हुई हैं, विच इज़ लाइक रियली बैड। ऊपर से जो हेड करते हैं CPCB SPCB, वो लोग IAS ऑफिसर्स होते हैं जिनका कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनको क्लाइमेट चेंज समझ में नहीं आता है। और उनके लिए वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो है। हाँ। जितना ज़्यादा वो पोर्टफोलियो करेंगे उतना उनका प्रमोशन का स्कोप बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आई डोंट वांट टू पेंट अ ग्लूमी पिक्चर अबाउट इट। सो जैसे महाराष्ट्र में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बहुत अच्छा, स्वतंत्र कुमार जब थे, जस्टिस स्वतंत्र कुमार वाज डूइंग एन अमेजिंग जॉब हेडिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन। अभी चेंज हो गया, लेकिन NGT के पास लोग गए कि अरे ये हो क्या रहा है यहाँ के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, ये सारे बाबू बैठे हुए हैं, हमारा फाइल आगे बढ़ाते ही नहीं है, और ऊपर से ये देखो इतना डिस्ट्रक्शन चाह रहा है। मतलब बॉम्बे में आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा आर्य कॉलोनी और ये सब में कर रहे थे वो लोग, पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ काम कर ही नहीं रहे इंस्टीट्यूशंस। तो NGT के पास गए तो NGT ने फटकार लगाई और फिर मिलिंद महेश्कर के नाम से एक IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया उन लोगों ने, जिन्होंने आई थिंक इंजीनियरिंग कर रखा है और बहुत पैशनेट है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को। तो ऐसा भी हो सकता है अगर लोग अपने हाथ में ले लें इन सब चीज़ों, कोर्ट में जाते। Yeah, सही है। It was really nice to talk to you. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you for the opportunity.